हेलो बच्चों, इस सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन मैथ्स का टॉपिक है और ये आप कैलकुलस में पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, बट फिजिक्स में हम लोगों को बराबर इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी यूज करने की। तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा हम लोगों को, ऑल्दो डिटेल में तो आप मैथ्स में पढ़ोगे, बस फिजिक्स में जो है थोड़ा बहुत इतना बताएंगे जिससे कि आपको फिजिक्स में अगर इसका यूज आता है तो आप कर सको इसको यूज। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े तो आपको आना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है ना। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, और फिर कुछ इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इंटीग्रेशन में जनरली आप देखोगे जैसे कि कोई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो y x का एक फंक्शन है, मतलब x चेंज हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप जैसे y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जैसे sin x है, y इक्वल टू cos x है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो y जो है वो log x है, मतलब जो भी y का कुछ फंक्शन है। और आपको ये इंटीग्रेशन जब आप देखोगे कहीं बुक वगैरह में तो ये साइन बना होता है ऐसे y dx, मतलब y जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो। सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज क्या है, अगर हम लोग बात करें, अभी सारी चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर y का ग्राफ आप x के साथ बनाओ कि x के साथ y जो है चेंज हो रहा है, तो y का आप ग्राफ बनाओ अगर, तो जो ये वैल्यू है, इंटीग्रेशन है, वो बेसिकली क्या देता है, दिस इज द एरिया अंडर yx ग्राफ, ये देता है एरिया अंडर yx ग्राफ। और अगर इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाए, x इनिशियल से लेके लिमिट बता दी जाए x फाइनल, मतलब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि x का फंक्शन है तो ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर ये लिमिट x की वैल्यू x1 से xi से x की वैल्यू x फाइनल तक अगर हम ये जा रहे हैं, इसका मतलब होगा ये जो एरिया होगा वो एरिया अंडर yx ग्राफ होगा, जिस फंक्शन के लिए y इक्वल टू जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का जो x के साथ वेरिएशन है, ग्राफ है, उसका y एरिया अंडर yx ग्राफ होगा, और इस लिमिट के लिए होगा। तो अगर हमने लिमिट डाल दिया तो हम लोग कहते हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्या कहते हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और अगर लिमिट नहीं डाला है तो वो हम लोग कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो जो ये एरिया आ रहा है, दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx, और यहां पे x इनिशियल से x फाइनल है। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि y dx अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दिस इज एरिया अंडर yx ग्राफ। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन इज समेशन, है ना, इंटीग्रेशन इज समेशन। हम ऐड कर रहे होते हैं कुछ चीजों को, तो क्या ऐड कर रहे होते हैं ये थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे देखो बच्चों, एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक कोई ऐसा ग्राफ है ना, y का वेरिएशन हो रहा है x के साथ में, और यहां पे x1 से शुरू किया, x1 पे कुछ वैल्यू है, लेट से y1। ठीक है, और एक इंटरवल ले रहे हैं, है ना, अभी ध्यान से बस समझना है। इंटरवल कितने का ले रहे हैं, तो डेल्टा x का ले लेते हैं कि डेल्टा x के इंटरवल पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो y1 इंटू डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। और डेल्टा x के बाद लेट से ये वैल्यू हो जाती है x2, और x2 पे जो y की जो वैल्यू होगी ये यहां से हो जाती है y2। अब फिर इसके आगे डेल्टा x और जाते हैं, डेल्टा x, तो y2 इंटू डेल्टा x जो है वो क्या हो जाएगा, ये एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, अब ये डेल्टा x जाने पे यहां पे लेट से वैल्यू हो जाती है x3, तो
x3 पे लेट से जो वैल्यू है ये y की वैल्यू कुछ है y3, तो y3 और इसके आगे हम लोग और डेल्टा x अगर चले जाएं, डेल्टा x मतलब x का जो इंटरवल ले रहे हैं डेल्टा x करके ले रहे हैं, तो यहां पे जो y3 ये वैल्यू है और आगे डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये बन रहा है ये वाला एरिया। अब अगर मैं इन सारे एरिया को सम करता चला जाऊं इसी तरीके से जहां तक की लिमिट ले रहे हैं तो ये समेशन जो है दिस इज इक्वल टू समेशन y डेल्टा x इन जनरल, y i कर देता हूं मैं, ठीक है। तो i की जो वैल्यू है 1 से लेके जो भी जितने भी डिविजन्स होंगे डेल्टा x के वहां तक। अब ये जो एरिया बन रहा है ना, ये जो एरिया ऐसे बनेगा, क्या ये पूरा इस ग्राफ का जो हमने y का ग्राफ खींचा था, इसको ब्लू मार्कर से मैं से दिखा देता हूं, क्या इस ग्राफ के पूरे नीचे के एरिया को क्या ये समेशन कवर कर पा रहा है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसमें कुछ एरिया छूट जा रहे हैं। ये एरिया जो शेडेड रेक्टेंगुलर शेप में वो तो कवर हो रहे हैं, बट ये एरिया छूट जा रहा है, ये एरिया छूट जा रहा है, ये एरिया छूट जा रहा है ना। तो ये क्या, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो क्या ये एरिया अंडर ग्राफ है? नहीं है। समेशन हमने किया है इस तरीके से, है ना। बेसिकली ये अगर मैं कहूं तो हमने समेशन किया एफ एक्स आई करके, एफ एक्स यहां पे आई और ये डेल्टा एक्स हमने समेशन किया मल्टीप्लाई में। लेकिन ये समेशन जो है जहां आई की वैल्यू होगी, जितने ऐसे डिविजन्स बने हैं, खाने बने हैं, लिमिट यहां से एक्स फाइनल तक जाने में, तो वहां तक जितने खाने होंगे आई की वैल्यू वहां से लेट से एन खाने हैं तो आई से एन तक। बट ये समेशन क्या पूरे ग्राफ जो है उसके नीचे का एरिया दे रहा है? तो आंसर है नहीं, कुछ एरिया ये वाले सब छूट जा रहे हैं। अब देखो एक काम करते हैं, अब ये जो इंटरवल हमने डेल्टा एक्स का इतना बड़ा चूज किया था ना, अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊं, है ना, अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊं, जैसे एक डायग्राम इसको बनाता हूं, ध्यान से समझना सब लोग। अब मैं जैसे जो हम लोग अभी काम कर रहे थे वही कर रहे हैं, बस डेल्टा एक्स जो इंटरवल है इसको छोटा करते चले जा रहे हैं। अब आप देखो अगर छोटा करते जा रहे हैं तो ये सब डेल्टा एक्स जो गैप्स हैं वो डेल्टा एक्स सारे गैप्स डेल्टा एक्स के बराबर। तो अब क्या हो रहा है, अगर हम लोग जैसे ही ये छोटा कर रहे हैं, अब जो एरिया अंडर ग्राफ अगर मैं बात करूंगा, y का x के साथ हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो अब जो एरिया छूट रहा है, जो कवर्ड एरिया हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो ये वाले एरिया कवर हो जा रहे हैं रेक्टेंगल्स के। ठीक है, आप लोग सब लोग समझ रहे होगे, ये कवर हो जा रहा है। और छूट कौन सा रहा एरिया जो कवर नहीं हो पा रहा हमारे कैलकुलेशन में, वो हमारे कैलकुलेशन में, अगर मैं कर्व के नीचे के एरिया की बात करूं, y-x ग्राफ में अंडर y-x कर्व जो y-x कर्व के नीचे का एरिया में क्या क्या बच जा रहा है जो नहीं कवर हो पा रहा है, वो ये छोटा सा ये नहीं कवर हो पा रहा है, ये वाला नहीं कवर हो पा रहा है, ये वाला नहीं कवर हो पा रहा है, ये वाला नहीं कवर हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डेल्टा एक्स बड़े बड़े रखे थे तो काफी ज्यादा एरिया छूट गया था। तो अगर हम लोगों ने ये समेशन किया तो दिस इज नॉट इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होती जा रही है, ऑलमोस्ट ये ग्राफ के नीचे के कंप्लीट एरिया को कवर कर रहा है। जो छूटने वाले एरिया बच रहे हैं ये, है ना, ये बहुत छोटे छोटे हैं। और अगर इसी तरीके से गैप डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दें, बहुत छोटा, एज मच स्मॉल एज यू कैन इमेजिन, तो ऑलमोस्ट जो है ग्राफ के नीचे का सारा एरिया कवर हो जाएगा। ये जो सब छूटा हुआ दिख रहा था ना, रेड मार्कर से मैंने लिखा है, वो सब एकदम डॉट टाइप से आ जाएंगे, बिल्कुल डॉट टाइप से आ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे।
क्लियर है? सब लोग समझ पा रहे हो? एक बार देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। गैप्स बड़े बड़े हैं तो ये रेक्टेंगल्स का एरिया मिले रहा हूं। यहां x1 पे गया मैं, y1 की वैल्यू जो भी है वो आगे के डेल्टा x में कांस्टेंट मानते हुए फिर मैंने ये एरिया लिख लिया y1 डेल्टा x। फिर अब डेल्टा x आगे जाके लेट से x की वैल्यू x2 हो गई थी, वहां पे y की जो वैल्यू है वो आगे के डेल्टा x में कांस्टेंट मानते हुए जो है मैंने ये फिर लिखा y2 डेल्टा x। ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। फिर यहां पे जो वैल्यू x3 हो गई, वहां के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y3 को अगले डेल्टा x में कांस्टेंट मानते हुए ये एरिया जो है y3 डेल्टा x हो गया। लेकिन इस तरीके से करने में अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो आ रहा है समेशन वो इस ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े एरिया छूट जा रहे हैं जो ये रेड मार्कर से टिक करके दिखाया हुआ मैंने यहां पे ग्राफ के नीचे में। अब जैसे जैसे गैप छोटा कर दिया डेल्टा x का, तो अब इसी तरीके से कैलकुलेशन करूं, ये y1 ये y2 की x1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है y1 वो आगे के डेल्टा x में कांस्टेंट मानते हुए एरिया ले लूं तो ये रेक्टेंगल कवर हो गया। फिर डेल्टा x बहुत छोटा है, फिर यहां पे जो वैल्यू y2 बन रही है उसको अगले डेल्टा x में कांस्टेंट मानते हुए करूं तो एक रेक्टेंगल का ये एरिया कवर हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके में अगर हम लोग करते जाएं तब हम लोग देख रहे हैं कि इतने पतले पतले रेक्टेंगल्स बन रहे हैं कि ऑलमोस्ट वो ये जो ग्राफ के नीचे का जो है पूरा एरिया को कवर कर दे रहे हैं। बहुत छोटा सा एरिया जो है वो छूट रहा है, यहां पे डायग्राम में दिख रहा है ना? जो पहले इतने बड़े बड़े एरिया छूट रहे थे, अब ये छोटा सा एरिया छूट रहा है। क्लियर है ये? इसका मतलब कि अगर ये गैप डेल्टा एक्स जो हम लोग ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं x में वेरिएशन का, वो अगर मैं टेंडिंग टू 0 कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि अप्रॉक्सीमेटली ये अगर मैं यही काम y डेल्टा x, y2 डेल्टा x, y3 डेल्टा x ऐसे कैलकुलेट करते हुए ऐड करूं पूरा जहां से यहां तक मुझे लिमिट जो दी गई है उसमें, तो ऑलमोस्ट जो है ये जो एरियाज बनेंगे वो पूरे पूरे ग्राफ के नीचे के एरिया को कवर कर लेंगे। यस और नो? क्योंकि जो एरिया छूट रहा है वो और टेंडिंग टू 0 की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इसका मतलब एरिया अंडर कर्व, इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं? एरिया अंडर yx ग्राफ जो है वो मैं अभी भी ये लिख रहा हूं समेशन yi इंटू डेल्टा एक्स, समेशन yi मतलब ith x1 पे ये जो y1 है, फिर आगे डेल्टा x पे y2 हो गया है, वो आगे के डेल्टा x में कांस्टेंट मानते हुए फिर वही y2 इंटू डेल्टा एक्स किया, फिर वहां पे आके x3 पे y3 हो गया, वो अगले डेल्टा एक्स में कांस्टेंट मानेंगे। फिर इस तरीके से रेक्टेंगल्स के एरिया निकालते चले जाएं। तो लिमिट डेल्टा एक्स यहां पे टेंडिंग टू अगर 0 कर दें तो जो i है वो n जो होगा, जो डिविजन होगा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? इंफिनिटी डिविजन में बढ़ जाएगा अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कर दें। लेकिन ये अगर ऐसा काम कर दिया तो ये सारे रेक्टेंगल्स के जो एरिया होंगे ऑलमोस्ट ग्राफ के नीचे के पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। तो एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ इज दिस। अब बच्चों ये चीज जान लो, तो लिमिट आपने क्या किया? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 किया, और उस तरीके से जो y की जो वैल्यू बन रही है, जो डिविजन्स बन रहे थे ना, जैसे यहां पे y1 था, अगले डेल्टा एक्स तक इस y1 को कांस्टेंट मानते हुए रेक्टेंगल का एरिया लिया था, फिर यहां x2 पे y2 हो गया था। तो इस तरीके से y1, y2, y3 ऐसे लोग ले रहे थे। तो यहां पे अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा रखेंगे तो जो मेरे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? इंफिनिटी बन जाएंगे। तो n जो है y1, y2, y3 जो वैल्यूज हो गई n इंफिनिटी। अब इसी चीज को, जो ये कैलकुलेशन है ना मैथमेटिक्स का, इसी चीज को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन है ये, y एट एनी x और dx लिख देते हैं। dx वही डेल्टा x बहुत स्मॉल है तो dx लिखा हुआ उसको। और जो इस केस में x का वेरिएशन है, अब क्या हो रहा है? देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, यहां से तक सारी वैल्यू कवर करनी है ना? x का वेरिएशन जा रहे हैं हम लोग, यहां पे सब ले रहे हैं। तो x का जो वेरिएशन है वो पूरा xi से जहां तक हमको जाना है x फाइनल तक कवर कर दे रहे हैं। तो ये लिखने का तरीका है। तो बेसिकली जब आप y dx इंटीग्रल कर रहे हो तो बेसिकली आप ये काम कर रहे हो, मतलब yx ग्राफ के नीचे का आपका पूरा एरिया इससे कैलकुलेट हो जा रहा है। और मैंने क्या कहा था कि इट इज समेशन। तो समेशन क्या हुआ? आपने क्या किया? आपने कोई एक जनरल x पे गए, है ना? जिस सपोज x वैरी कर रहा था, जनरल x इज इक्वल टू x लिया कोई, उसके करस्पॉन्डिंग y देख लिया कि यहां पे y की कुछ वैल्यू है, x के पोजीशन पे y की कुछ वैल्यू है।
अब इसको आगे के dx में कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, मतलब यहां पे जो वैल्यू हो गई x की x प्लस dx हो गई, मतलब ये जो इंटरवल है dx बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू 0, और ये आपने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो y dx, y एट x, इसको आगे के dx में कांस्टेंट मानते हुए ये y dx कैलकुलेट के लिए y एट x, तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x को एक जनरल लिया और इंटू dx किया, तो ये रेक्टेंगल। और यही काम हम लोग कहां से कहां करने वाले हैं, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक करने वाले हैं। तो यही काम करेंगे, ऐसे ही रेक्टेंगल्स का सम लेते लेते यहां से यहां तक जाएंगे, तो लिमिट लगा देंगे x इनिशियल से x फाइनल। तो यही काम, तो ये क्या होगा, y dx यहां का, फिर यहां से शुरू करेगा, ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते करते सबको ऐड करता चला जाएगा, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक सबके लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ऐड करते चले जा रहे हैं, तो पूरा नीचे का एरिया आ जा रहा है। तो देखो बेटा, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, समझाया मैंने कि y dx अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर आगे से कभी तुमको ये आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और ये 0 से π/2, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर sin x का ग्राफ तुम लोग जानते हो तो sin x का ग्राफ ऐसे बनेगा, नहीं जानते तो जान लो, sin x का ग्राफ ऐसा, ठीक है, और ये वैल्यू होती है 0, यहां π/2 जिसपे sin x की वैल्यू 1 हो जाती है, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, ये 2π, ऐसे ना x इधर वैरी कर रहा है और ये sin x ऐसे वैरी कर रहा है, यहां पे वैल्यू जो है -1, तो sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में वैरी करती है। अब अगर ये इंटीग्रेशन आया है sin x dx, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू sin x था, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो बेसिकली ये कौन सा एरिया इसका मतलब शो कर रहा होगा, ये sin x के नीचे का ग्राफ का एरिया शो कर रहा है, कहां से कहां तक का, 0 से π/2 लिमिट तक का। तो ये एरिया की वैल्यू अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो, तो अभी तो मैंने समझाया कि इंटीग्रेशन क्या है, और जो है अब आगे इस पर डिस्कशन करेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। तो अभी बहुत मुश्किल वाले इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली मैं नहीं कवर करूंगा, ये तो मैथ्स में सर कवर करेंगे, बहुत ज्यादा ही आपका पूरा एक सेक्शन है इंटीग्रेशन जो है कैलकुलस में। अभी हम लोग बस उतना ही कवर करेंगे जिससे हमें फिजिक्स में अगर कहीं पे कुछ आती हैं तो हम लोग जो है उसको जो है सॉल्व कर सकें। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और देखो क्या है, 100% एक बार में सुन के शायद नहीं कवर होता है, तो आप एक बार जो है इसको देखो, फिर रिपीट भी करो वीडियो को, और लिख लिख के करो, और मैं कहूंगा कि किसी एक टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको पहली बार में ये सारा सुन के भी 100% या 90% समझ में आ गया। अगर किसी को 70% एंड एबव भी समझ में आया ना, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है। उसके बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे, 100% समझ में आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं इंटीग्रेशन की, रिजल्ट्स कुछ याद रखने आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स टू रिमेंबर। अब ये याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि जो भी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट है उसका उल्टा है। जैसे बच्चों देखो, डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था, ddx ऑफ साइन एक्स का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते थे तो आता था ये cos x। इसका मतलब जो cos x फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा sin x। तो याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे ddx ऑफ cos x है तो ये हम लोग पढ़े थे sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dx यहां पे लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस cos x। ठीक है, तो पढ़े थे हम लोग ddx ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे और देख लें, तो ddx ऑफ tan x पढ़े थे हम लोग, तो ये क्या था, sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा tan x। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे ddx ऑफ sec x इंटू tan x, तो ये जो है ddx ऑफ sec x
तो ये हम लोग पढ़े थे sec x इंटू tan x। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो sec x tan x, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू sec x tan x है तो उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो dx ऐसे लगा दिया, तो ये क्या आ जाएगा sec x। तो याद रखना, तो देखो क्या हो गया, आसान हो गया रिजल्ट को याद रखना। तो इस टाइप से जो है ये रिजल्ट्स हैं। और भी लिख देते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे ddx ऑफ cot x, तो ये आता था माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन में कोजेक स्क्वायर एक्स dx, कोजेक स्क्वायर एक्स फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। देख रहे हो तो कैसे ये आसान हो गया, याद रखना। इसी तरह हम लोग पढ़े थे ddx ऑफ कोजेक एक्स, तो ये होता था माइनस कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे कि कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, तो ये हो जाएगा माइनस कोजेक एक्स। ठीक है, इसी तरह हम लोग पढ़े थे ddx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, ये आता था e टू द पावर x। तो इसी तरह इंटीग्रेट भी करेंगे अगर e टू द पावर x फंक्शन को, तो e टू द पावर x ही रहेगा। ठीक है, एक और हम लोग, जैसे ये रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो ये होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये रिजल्ट किसके लिए है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। -1 होगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, तो -1 रखने पे ये 1/x बन जाएगा। तो 1/x का अलग होगा। जैसे देखो हम लोग पढ़े थे ddx ऑफ ln x, ये क्या होता था 1/x। तो इससे हम लोग कंक्लूड करेंगे 1/x dx जो होगा वो ln x आएगा। ठीक है, तो 1/x वाला कवर नहीं हो रहा है इसमें। तो अब ये रिजल्ट में अगर हम बात करें तो देखो बच्चों क्या हो गया, अगर मैं ddx ऑफ x टू द पावर n पढ़े थे ना, n x टू द पावर n माइनस 1, तो ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अगर करें तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, मतलब n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n। तो इसी तरह x टू द पावर n का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये नीचे आ गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो रिजल्ट याद रखना आसान सा है इससे। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको याद रखना ही रखना है। कुछ और रिजल्ट्स हैं जो मैं अभी लिख देता हूं, वो भी ध्यान रखना, फिर हम लोग क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे इस पे आएंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अभी और कुछ रिजल्ट लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे, अच्छा वो अभी नहीं मिटाए, एक चीज और जो है, देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, ddx ऑफ sin x cos x है। अगर मैं कहूं आपसे ddx ऑफ sin x प्लस 5, ये कितना होगा, तो भी आप क्या बोलोगे कि सर cos x होगा। क्यों? क्योंकि ddx ऑफ sin x हो गया cos x प्लस ddx ऑफ 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पढ़े थे हम लोग डिफरेंशिएशन में, तो cos x ही आएगा। तो इसका मतलब cos x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो sin x भी हो सकता है, sin x प्लस 5 भी हो सकता है। अगर यहां पे 10 हो तो sin x प्लस 10 भी हो सकता है, क्योंकि sin x प्लस 10 का भी डिफरेंशिएशन cos x आने वाला है। ठीक है, sin x प्लस 50 भी हो सकता है, क्योंकि उसका भी डिफरेंशिएशन cos x आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, sin x प्लस एक कोई c कांस्टेंट लिख देते हैं। इसी तरह जब इंटीग्रेट sin x dx करें तो माइनस cos x प्लस कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे cos x प्लस सम कांस्टेंट रखते तो भी माइनस sin x ही आने वाला था। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो sec स्क्वायर x dx तो tan x प्लस कांस्टेंट, sec x tan x dx sec स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट, cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। इसी तरह यहां पे भी जो भी रिजल्ट आया उसमें कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू ना जो क्वेश्चन में कंडीशंस दिए रहेंगे उसके बेस पे निकालते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें भी लिमिट नहीं डाला है, तो ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हमको कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे यहां पे लिखनी पड़ जा रही है। क्लियर है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू अभी क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें कंडीशन दिया रहेगा तो उसके बेस पे आप निकाल लोगे। तो यहां तक हुआ, कुछ और रिजल्ट्स हैं तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। यहां पे भी जो है दिस प्लस सम कांस्टेंट सारे रिजल्ट में। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ और एक रिजल्ट को ध्यान रखना।
जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx, तो ये हो जाएगा ln x प्लस √x² प्लस a²। ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेशन जो है x/x² प्लस a² पे पावर 3/2 dx, तो ये आ जाएगा -1/√x² प्लस a²। ये आप निकाल भी सकते हो, ये क्वेश्चन है, बट 12th में इसकी जरूरत पड़ेगी, 11th में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो रिजल्ट याद है तो आपका टाइम बच जाएगा। और अगर इंटीग्रल है ऐसे dx/x² प्लस a² पे पावर 3/2, तो ये हो जाएगा x/a² प्लस a²। तो चलो इतने रिजल्ट अभी लिख दिया है, बट ये सब अभी काम के नहीं है, 11th क्लास में तो इसका काम नहीं आने वाला है, ऐसे ध्यान रख लेना। चलो, तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों। अब देखो, ये था क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमको लिमिट नहीं पता था। अब एक डेफिनिट इंटीग्रेशन में देखो क्या होगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, हम लोग को लिमिट बता दिया जाएगा जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे हमने एक sin x फंक्शन है, y = sin x, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब y dx कर रहे हैं, और कह दिया गया कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो x इनिशियल की वैल्यू 0 से लेके x फाइनल की वैल्यू पाई तक हम लोग को ये इंटीग्रेट करना है। तो ये कहेंगे ये डेफिनिट, हमने एक लिमिट डिफाइन कर दिया कि इस लिमिट के अंदर में ही ये जो है इंटीग्रेशन हम लोग को वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली अभी हम डिस्कस किए थे कि ये क्या हो जाएगा, ये sin x का x के साथ जो ग्राफ बनेगा उसमें 0 से पाई के नीचे का एरिया ये शो कर रहा होगा। मतलब अगर sin x का ग्राफ बनाए तो ये 0 वैल्यू, और यहाँ पे π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, x इधर वैरी कर रहा है तो कोरस्पॉन्डिंग sin x की वैल्यू इधर वैरी करते हुए दिखाई गई। तो sin π/2 होता है 1 + 1 एंड sin 3π/2 होता है -1, तो sin की वैल्यू -1 और +1 के बीच में। अब sin x dx 0 से पाई, मतलब एक तरीके से हम लोग ये एरिया निकाल रहे होंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो sin x का स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी हमने लिखा था, तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको ही लिख लो। तो sin x का क्या होता है रिजल्ट, तो ddx ऑफ cos x इज -sin x, ये याद रहता है। तो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -cos x, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट लगा दिया। अब देखो लिमिट क्या है, 0 से पाई है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट में एक बार हायर लिमिट रखना है, माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखना है। ये अभी के टाइम में ध्यान रख लो, मैथ्स में सर डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा कि हायर लिमिट एक रखा तो -cos पाई प्लस कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट है ना, ये हायर लिमिट रखा, माइनस लोअर लिमिट रख दिया, तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो -cos 0 प्लस कांस्टेंट। अब आप देखो कि इसमें कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो कट जाएगा, -c आएगा और ये +c कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया -cos पाई, cos पाई होता है -1, तो माइनस माइनस मिलके हो गया ये +1, और यहां पे माइनस माइनस प्लस cos 0 हो गया 1, मतलब ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जब डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आप चाहे कांस्टेंट नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट लिखोगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाना है, कट जाना है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करना होता है जब डेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब लिमिट डिफाइन कर दिया गया, जिस लिमिट के अंडर में उसको इंटीग्रेट करना है, तो sin x dx जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था, तो जो भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो लिख दिया जाए और बाद में फिर लिमिट की वैल्यू डाली जाए। तो लिमिट उस जो भी रिजल्ट आया उसमें एक बार हायर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस करके जो भी रिजल्ट आया उसमें एक लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वो 2, ये इस एरिया के बराबर बनेगा। क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल लेके समझाया, और एग्जाम्पल अगर लेना है तो देखो, जैसे एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू 2x + 3, सपोज ऐसा है।
अब सबको पता है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप m होता है एंड जहां पे ये स्ट्रेट लाइन कट करता है y एक्सिस को वो इंटरसेप्ट c होता है। अगर नहीं पता है तो जान लेना चाहिए। स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? जो भी स्ट्रेट लाइन ये पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बनाता है उसका tan, तो tan वैल्यू, tan ऑफ दिस एंगल tan थीटा, ये स्लोप कहा जाएगा m यहां पे है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, सपोज हम लोगों को इंटीग्रेशन y dx निकालना है और लिमिट दे दिया गया, कहां से कहां निकालना है, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 5 तक में। मतलब ये इंटीग्रल करना है हमको 2x प्लस 3 dx ये, और कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 5 तक में। ठीक है, चलो तो पहले रिजल्ट निकाला जाए। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। 2x का इंटीग्रल करेंगे प्लस 3 का करेंगे, तो ये हो गया 2x का इंटीग्रल। अब 2x का इंटीग्रल में हो गया 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और x dx है ना, तो ये हो गया x dx 0 से 5 प्लस इधर हो गया 3 बाहर आ गया, तो ये 1 dx। अब 1 dx को x का क्या फंक्शन रखेंगे, तो x टू द पावर 0 dx ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, देखते रहना, कुछ एग्जांपल्स देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 2x dx। अब ये रिजल्ट पढ़े थे, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये रिजल्ट पढ़े हम लोग। तो अब इसमें अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, x में पावर 1 है यहाँ पे, तो हो जाएगा x में पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और लिमिट हो गया 0 से 5 प्लस ये 3 था x टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये हो गया लिमिट 0 से 5। ठीक है, बस अब इसको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 5 प्लस 3x 0 से 5। तो अब क्या करें, हायर लिमिट डाल देते हैं। अच्छा, इस 2 को इस 2 से हटा देते हैं, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3, इसमें हायर लिमिट रखा तो 5 माइनस लोअर लिमिट रखा तो 0, तो ये आ गया 25 प्लस 15, तो 25 प्लस 15 40 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 40 यूनिट्स आएगा ये क्या आ जाएगा, अगर ये ग्राफ बनाया जाए इसका, ये फंक्शन का, तो c की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3। तो जहां पे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा वो 3 है, और जो स्लोप है tan थीटा ये m वो है 2 के बराबर। ठीक है, तो ये बेसिकली x0 यहां पे था और x सपोज x इक्वल टू 5 यहां पे आया है, तो ये इसके नीचे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो एरिया निकाल के देख लो, यही आए कैसे, ये तो आसान सा है, बता देते हैं। अब जैसे बेटा देखो x इक्वल टू 5 पे y की क्या वैल्यू, आगे कैलकुलेट कर लो। तो x इक्वल टू 5 पे 5 इंटू 2 10 हुआ, 10 प्लस 3 13 हो गया, मतलब y की वैल्यू 13 बनने वाली है। और x0 पे क्या वैल्यू है, वो ये 3 है। अब ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया तो सबको पता है, हाफ, नहीं पता है तो जान लो। अगर ये ट्रेपीजियम बन रहा है और इसका एरिया चाहिए, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ कर रहे हैं, तो ट्रेपीजियम क्या एरिया होता है, हाफ पैरेलल साइड्स का सम। तो ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 13 इंटू पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, 5 तक गए थे, तो 5, ये होगा एरिया ट्रेपीजियम का। ये एरिया हो गया हाफ, 3 प्लस 13 16, तो 16 बाई 2, तो 8 इंटू 5 40, देख रहे हो ना। तो जो हमने इंटीग्रेशन किया है वो क्या हो रहा है, ये एरिया आ गया है बिल्कुल, तो वो मैंने दिखा दिया। तो एक चीज ये पता चल गया कि जो इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे y dx इंटीग्रल है, तो इसका मतलब वो एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ है। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें एक बार हायर लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस करके एक बार फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं और फिर वो रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्लियर है, यहां तक अभी हम लोग ने समझा है। अब इसके आगे देखते हैं। देखो कुछ रूल्स और जानना है,
रूल्स। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ रूल्स पढ़ा था, वैसे इंटीग्रेशन में भी। तो अभी सिंपल वाले रूल्स ही बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में मैथ्स में पढ़ोगे। देखो रूल में क्या है, जैसे हम लोग को किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फंक्शन एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, बट इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सिंपल क्या रूल कहता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और इस फंक्शन को बस आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल ये रूल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंटीग्रल 5 cos x dx है तो आप क्या कीजिए, 5 को बाहर निकाल लीजिए और cos x dx को इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, तो 5 बाहर आ गया और cos x dx क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ddx ऑफ sin x होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x, तो ये हो गया 5 sin x। और बाद में कांस्टेंट लगा देना है। अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अगर लिमिट दे रखा है, तभी हमने डिस्कस किया था c कट जाता है, तब तो फिर लिमिट की वैल्यूज वगैरह जैसे अभी डिस्कस किया था वैसे लगा के जो है वैल्यू निकाल देंगे फाइनल। तो बस एक पहला सिंपल रूल ये हो गया, पहला रूल। ठीक है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इंटीग्रल है बच्चों 5x⁴ माइनस, अच्छा अभी ये नहीं डिस्कस है, जैसे 5x⁴ है, चलिए एक और कर लेते हैं। तो 5 क्या होगा, बाहर निकाल लोगे x⁴ dx। ठीक है, तो ये हो गया 5 एंड x⁴ dx क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो ये हो जाएगा x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1, क्योंकि पढ़े थे ना x⁴n dx, तो हो जाएगा x⁴n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो ये आ गया x⁵, यहां से 5 और 5 कट जाएंगे। तो हाँ, अगर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो प्लस कांस्टेंट, तो लिख देंगे वेयर c इज अ कांस्टेंट। और क्वेश्चन में अगर हिंट दिया हुआ है इस कांस्टेंट को निकालने का तो कांस्टेंट हम लोग निकाल पाएंगे। क्लियर बच्चों, तो ये पहला रूल हो गया। अब जो है एक और रूल देखते हैं इस पे। अब रूल 2 है, रूल्स। अब सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई एक फंक्शन है जो दो फंक्शन, छोटे छोटे दो फंक्शन का सम के तौर पे है, या उनके बीच में माइनस है, दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी ऐसे हो सकते हैं, तो एक कंप्लीट फंक्शन ऐसा है और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो रूल ये कहता है कि ये बढ़ जाएगा एक फंक्शन का इंटीग्रेशन, बीच में जो भी साइन लगा हुआ है, प्लस लगाए तो प्लस, माइनस लगाए तो माइनस, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। और इस टाइप से अगर जितने भी फंक्शन होंगे वो ऐसे अलग अलग हम सब पे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखे इसको अगर समझे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इंटीग्रेशन ऐसा कुछ है, cos x माइनस sin x dx, ये इंटीग्रेशन है। अब ये इंटीग्रेशन है तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा cos x dx माइनस इंटीग्रल sin x dx। ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पढ़े थे हम लोग, ddx ऑफ sin x इज cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x माइनस ddx ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x। अच्छा, दोनों के साथ कांस्टेंट लगा सकते हो, तो इसके साथ c1, इसके साथ कुछ c2, तो मिलके ओवरऑल एक यहां पे हमने लिख दिया कोई कांस्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं दिया है। लिमिट देंगे तो ये क्या होता था, हमने अभी पढ़ा कि कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आ गया sin x प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 5, अब इसको इंटीग्रेट करना है सपोज। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इंटीग्रल 3x² dx, इसका इंटीग्रल किया, माइनस इंटीग्रल 2x dx, फिर प्लस इंटीग्रल 5 dx। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्या हो जा रहा है, अब पहले रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर चला आएगा। अब x² का इंटीग्रल कर दिया जाए, अब x² का इंटीग्रल करें तो ये बन जाएगा
x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। क्या रूल था? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये आ गया माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल हो गया x dx का। अब x dx का इंटीग्रल हुआ तो x टू द पावर कितना हो गया? 1 है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। यही वाला रूल, x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। अब यहां पे 5 है, देखो 5 बाहर आ गया और इंटीग्रल में 1 dx रह गया। अब इंटीग्रल, जैसे इसको अगर मैं कहूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 dx, है ना? इसको क्योंकि 5 इंटू 1 dx और 1 को लिख दिया x के पावर के तौर पे x टू द पावर 0, तो 5 बाहर आ गया और x टू द पावर 0 dx का क्या बन जाएगा? x टू द पावर 0 dx का रिजल्ट हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, राइट? तो और लास्ट में कोई कांस्टेंट लगा दो। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट है तो लिमिट लगाना पड़ेगा। तो बस इसी को देख लिया तो ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है एक्स क्यूब, 3 और नीचे का 3 कट गया, माइनस नीचे का 2 जो आएगा 1 प्लस 1 वो 2 से कट गया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर हो गया, ठीक है? तो इस वे में ये रूल है कि अगर कोई एक फंक्शन है वो उसमें 2-3 फंक्शन के सम के तौर पे दिया हुआ है या उनके बीच में माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग वो अलग अलग सबका इंटीग्रेशन करेंगे और जो भी साइन बीच में है वो बीच में रख देंगे। तो 2 एग्जांपल के और चलो 2 एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। अब जैसे ये दिया हुआ है, 3rd एग्जांपल इलस्ट्रेशन, तो इसमें दिया हुआ इंटीग्रल x टू द पावर 3 माइनस x रूट x बाई 2 प्लस 5x प्लस 10, ये dx है, ठीक है? और इसमें इंटीग्रेशन में वैल्यू x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू सपोज 1 तक दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग ये बटेगा, तो ये आ गया इंटीग्रल x क्यूब dx। अभी हम लोग ऐसे अलग अलग लिख रहे हैं, बाद में एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे फिर। तो x पे पावर क्यूब dx माइनस, अब ये सेकंड वाला, तो हाफ इंटीग्रल x रूट x को हम लोग क्या ले सकते हैं? x पे पावर 1 और रूट x मतलब x टू द पावर हाफ, तो मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2, तो x टू द पावर 3/2/2 dx प्लस इंटीग्रल 5x dx प्लस इंटीग्रल 10 और 10 dx मतलब 10 इंटू x टू द पावर 0 dx, ठीक है? तो x टू द पावर 0 मतलब 1। तो अब इसको लिमिट हो गया, ये सब में लिमिट बढ़ गया, 0 से 1, ये भी 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, x वेरिएबल है ना, तो x की लिमिट लगा दिया है। अब इसको इंटीग्रेट अगर करोगे तो देखो क्या हो रहा है, बस स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों। तो ये हो गया x टू द पावर 3 dx, तो वही रिजल्ट x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है? ये तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1 मतलब 4 अपॉन 4 माइनस हाफ बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 3/2 का, तो हो गया x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस, अब इसमें 5 बाहर आ गया, x dx जो हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट 10 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 0 dx मतलब x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है? और लास्ट में कोई कांस्टेंट लगा दिया। अब सब में ये चाहो तो आप ओवरऑल में लिमिट लगा दो या इंडिविजुअल लिमिट लगाते चलो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो यहां पे जैसे ये हो गया 0 से 1, 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 और जब ये कांस्टेंट है तो कोई वैरी नहीं कर रहा तो कट जाना है, तो कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे नहीं, या पूरे में एक्सप्रेशन में कांस्टेंट लिखोगे और फिर जब एक बार लिमिट डालोगे तो वो कांस्टेंट हट ही जाएगा,
क्योंकि इस बड़े से एक्सप्रेशन में 1 पड़ेगा माइनस, फिर इस बड़े से एक्सप्रेशन में 0 पड़ेगा। ठीक है, तो जब बड़े से एक्सप्रेशन में 1 पड़ेगा तब भी सी आएगा कांस्टेंट अगर तुमने लिखा हुआ है, और जब बड़ी से एक्सप्रेशन जो इसका ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली लिमिट ले रहे हैं। आप नहीं तो चाहोगे तो क्या करोगे, सब में लिमिट तो सेम ही है, तो आप वही वैल्यूज रखनी है, तो वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाला है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस पूरे में ओवरऑल लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो अगर यहां पे कांस्टेंट लगा हुआ है तो जब आप पूरा 1 वैल्यू डालोगे, इसमें x की वैल्यू 1 डालोगे तो उसमें भी c आएगा माइनस करके, जब x की वैल्यू 0 डालोगे उसमें भी c आएगा, तो c और c क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमने एक डिस्कशन किया भी था इस पे। तो अब यहां से वैल्यूज बस रख दो बेटा, तुम्हारा जो भी आएगा वो आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये रूल था इंटीग्रेशन का, ये तो सिंपल वाले, तो जो फिजिक्स में आएगा वो सिंपल चीजें ही आएंगी। अब हम लोग कुछ वैरायटी और डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रेशन का, जो फिजिक्स में मिलेगा कुछ क्वेश्चंस में। तो अब जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये तो रूल्स की बात हो गई। अभी तक हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस किया, ये क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो तो आपको एकदम याद रखना है। तो जिसको डिफरेंशिएशन का रिजल्ट याद है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशन का, फिर रिजल्ट जो डिफरेंशिएशन का उल्टा वाला है, तो उस तरीके से याद रखना बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद हमने रूल्स देख लिए, उस पर बेस्ड कुछ 1-2 एग्जांपल्स करके समझ लिए कि कैसे उसको अप्लाई करना है। अब देखो कुछ इंटीग्रेशन जिसकी जो है आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब उस टाइप का वेरिएशन जो है, उस टाइप का जो है क्वेश्चंस जो है आपको मिलेगा फिजिक्स में। वैसे तो आप इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ोगे 12th में, तो पूरे इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे, जैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे था इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx e to the power x, e to the power 1 upon x dx ln x, तो ये सब तो स्टैंडर्ड है। अब क्वेश्चन में ऐसा आएगा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उसमें पूरा क्या करना होता है ना, उसमें पूरे में आपको उस जो फंक्शन दिया जिसको इंटीग्रेट करना वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल चेंज करते हैं। अब वेरिएबल चेंज करके उसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले फॉर्म में ले आते हैं। वो अगर आ गया उसके बाद तो फिर तुरंत हम लोग का आंसर पता होता है। तो पूरा जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना होता है वो वही स्किल से डेवलप करना होता है कि हम कैसे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसे तो पूरा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस में आप यही करते हो जो कि आप पढ़ोगे मैथ्स में डिटेल में। हम लोग फिजिक्स में उस लेवल के मतलब डिटेल में उतना नहीं जा पाएंगे, ऑब्वियसली हम लोग को ऐसे मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे। हमको बस एक आइडिया होना चाहिए कि अगर सिंपल इंटीग्रेशन के फंक्शंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कर सके। इसलिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ भी रहे हैं कि हमको इंटीग्रेशन का मतलब पता चल जाए कि हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब उससे हमको क्या मिलता है, और इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, कुछ फंक्शंस का स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो, और फिर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको पता हो। जैसे देखो एक वैरायटी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वैरायटी में क्या होगा, अब जैसे देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x है, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x नहीं है, cos x की जगह इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 है, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x नहीं है, 1 अपॉन x की जगह 5 माइनस 3x है ना। 1 अपॉन x dx तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो उसका तो आपको पता है ln x, तो 1 अपॉन 5 माइनस 3x है। कुछ इस टाइप से चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब जैसे इसी टाइप से अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो e टू द पावर 2 माइनस 5x है। ये इस टाइप के इंटीग्रेशन फॉर्म आ रहे हैं। आप इसमें नोटिस करना कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसी टाइप का, जैसे sin x dx स्टैंडर्ड रिजल्ट है, cos x dx स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 अपॉन x dx अगर होता तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, e टू द पावर x dx होता तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बट क्या हो रहा है, उस जो x की जगह x का लीनियर में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी और पावर नहीं, लीनियर में दिया हुआ है। तब इसमें कैसे करेंगे, तब ये आसान सा बन जाता है ये। अब इसको पहले मैं रिजल्ट बता देता हूं कैसे करना है, क्या रिजल्ट डायरेक्ट देखते हुए लिख दो।
उसके बाद फिर हम लोग जो है तरीके से बात करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया। अब जैसे बेटा देखो, जब भी तुमको ऐसे आया तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स होता है, तो तुम क्या कर देते हो, माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो माइनस कॉस, अब x की जगह यहां पे 5x है तो 5x लिख दो, लेकिन x का जो मल्टीपल है 5 उसको डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 5 कर दो, बस ये करना है। अब ये जैसे देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता तो क्या रिजल्ट होता, sin x, है ना, ddx ऑफ sin x इज cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x, तो sin x होता, लेकिन यहां पे x नहीं है, x की जगह एक लीनियर फंक्शन है 2x - 3, ये डाल दो, बट डिनोमिनेटर में x का जो मल्टीपल है 2 वो रख दो, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह देखो इसका रिजल्ट देखें, 1/x dx अगर होता 1/x dx तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या होता है ln x, है ना, ddx ऑफ ln x इज 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज ln x, तो यहां पे 1/x की जगह x में लीनियर है, तो आप क्या करो ln लिखो 5 - 3x, ये हो गया, बट डिवाइड करके जो x का मल्टीपल है -3 वो लिख दो, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आने का। इसी तरह इसकी बात करें हम लोग, e⁻² - 5x dx, तो क्या होगा, e⁻x dx होता तो स्टैंडर्ड रिजल्ट उसका e⁻x ही आता है, ddx ऑफ e⁻x इज e⁻x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ex dx इज e⁻x dx इज e⁻x आने वाला है। तो अब x में x की जगह लीनियर है तो 2 - 5x लिख दिया, ठीक है, लेकिन डिवाइड करके x का जो मल्टीपल है -5 वो डाल दिया, प्लस ऑब्वियसली एक कांस्टेंट लगा दोगे अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो, प्लस एक कांस्टेंट प्लस एक कांस्टेंट। अब देखो कई बच्चों को लग रहा होगा ना कि सर ये कैसे आया, चलिए याद रखना तो बड़ा इजी है, हम याद कर लेंगे, लेकिन कैसे आया ये भी समझा दी जाए, तो अब समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। अब देखो क्या होगा बच्चों, अगर हम लोग ये कहें कि यहां पे इंटीग्रेशन sin 5x है, इसी को मैं समझा रहा हूं, लेट्स से दिस इज द इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करें, पुट कर लेते हैं 5x = t। अब देखो क्या हुआ, मैंने ये x वेरिएबल में तो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो यहां पे हम लोग वेरिएबल चेंज करेंगे, है ना, कुछ ऐसा वेरिएबल चेंज करना है जिससे कि ये फंक्शन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया 5x = t। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन बन गया sin t। अब sin t है, t का फंक्शन आ गया, तो ये इंटीग्रेशन भी इसका t के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां पे अब dx नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ dt लिखना पड़ेगा, तो अब dx एंड dt में भी रिलेशन आना चाहिए, तो x एंड t में अगर रिलेशन यहां पे हमने माना है जो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं dx एंड dt में रिलेशन नहीं कर सकता, आप क्या करो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो ddx ऑफ 5x = ddx ऑफ t, तो यहां से ddx ऑफ 5x 5 बाहर आ गया एंड ddx ऑफ x इज 1, तो केवल 5 रह जाएगा और ये हो गया ddx ऑफ t, तो dx = what, dd/5, ये चीज जो है ये चीज बन जा रही है। अच्छा देखो ये लीनियर है, इसी वजह से ऐसा हुआ, क्वाड्रेटिक होता ना, अगर 5x² होता तो ये 10x हो जाता, तो dx = dt/10x आता, तो कॉम्प्लिकेटेड होता, आसान नहीं बन पाता ये, तो हम लोग केवल अभी लीनियर वाले के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस फंक्शन को लिखें तो sin t हो गया, dx की जगह क्या लिख दें, dt/5, तो देखो जो x का जो मल्टीपल है वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो 1/5 आ गया, और ये इंटीग्रेशन हो गया sin t dt। अब sin t dt इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना, t, तो sin t dt क्या हो जाएगा, -cos t, तो ये हो गया 1/5 -cos t प्लस कांस्टेंट। अब आप क्या करो, बस t को वापस जो है x के फॉर्म में लिख दो, तो -1/5, या ऐसे लिख दिया जाए cos t की जगह वापस जो हमने माना था ये 5x अपॉन माइनस कॉस दिस अपॉन में 5 प्लस कांस्टेंट। देखो यही चीज आपके रिजल्ट क्लियर है। एक और कर देते हैं, जैसे ये वाला है, चलो इसको आप अपने आप को ना इसको कर लेते हैं। अब इसमें क्या करें, जैसे ये लिया जाए, अब इसमें 1/this है और आपको दिख रहा है 1/x dx क्या होता है, ln x होता है, तो और x की जगह लीनियर में दिया हुआ, तो आप क्या करिए, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने पुट कर दिया, पुट 5 - 3x = t, हमने वेरिएबल अब चेंज कर दिया, तो उस वे में इंटीग्रेशन में आ गया 1/t, बट ये dx, अब dx को dt में कन्वर्ट करना है, तो ये x और t में रिलेशन है, यहीं से dx एंड dt में आएगा, तो
डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, तो डी डी एक्स ऑफ 5 माइनस 3x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पढ़ चुके डिफरेंशिएशन, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 बाहर आ गया एंड डी डी एक्स ऑफ x क्या हो गया 1, तो इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से dx जो है वो आ गया dt अपॉन -3, तो जो x का मल्टीपल था वो नीचे आ गया -3। तो अब जब इस इंटीग्रेशन को करेंगे अब तो i इक्वल टू 1 अपॉन, इसको हमने t माना है, अब dx की जगह क्या लिख देंगे dt अपॉन -3। अब आपको समझ में आ रहा था मैंने ऐसे क्यों रिजल्ट बोला था कि स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है जैसे cos x की जगह cos 2x माइनस 3 dx है, तो जो cos x dx का होता था sin x, तो वही लिख दो साइन, बट x की जगह जो था वो लिखो, और बट x का मल्टीपल जो वो नीचे डाल दो। देख रहे हो जैसे यहां पे 1 अपॉन एक्स dx होता तो ये 1 अपॉन टी dt आ गया, ठीक है, और नीचे जो x का मल्टीपल है वो आ गया -3, तो इसीलिए बोल रहा था। तो 1 अपॉन टी dt इज व्हाट ln t स्टैंडर्ड रिजल्ट अपॉन में -3 प्लस कांस्टेंट। अब जो है आप क्या करो, t की जगह आप जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, तो दिस इज व्हाट ln t की जगह 5 माइनस 3x ये बना डिवाइडेड बाई -3 प्लस कांस्टेंट। तो ये एक वैरायटी हो गई जिसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ये फिजिक्स में तो आएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो ये अब आप कर लोगे, इसी तरह आप ये भी कर लेना। अब आप पे है ये छोड़ रहा हूं मैं। अब देखो इसमें अगर कभी कभी ना ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है जो कई बच्चे नहीं पकड़ पाते कि इसको कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन में ऐसे आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब उस केस में आपको एक चीज पता हो, आपको ये पता हो कि cos 2x होता क्या है। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये होता है। तो अब आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, ठीक है। तो इसी तरह इसको क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर एक्स अगर पूछा गया है तो ये cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 ये dx, ठीक है। अब तो आसान सा हो गया, इसको याद रखना, ठीक है। मुझे स्पेस चाहिए बोर्ड पे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, बट गया, तो दिस इज इंटीग्रल 1/2 dx माइनस इंटीग्रल cos 2x बाई 2 dx। तो 1/2 बाहर आ गया और केवल 1/2 है, तो अगर हम लोग कहें, अभी हमने डिस्कस किया था कई जगह, तो चलो एक लाइन ये dx है, केवल dx रह गया तो इसको लिख देते हैं x to the power 0 dx, मतलब x to the power 0 1 है तो मैंने x के फंक्शन के तौर पे लिख दिया, माइनस 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रल cos 2x dx, बस अब हो चुका है ना। तो ये हो गया 1/2 x to the power 0 मतलब x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1, वही रिजल्ट x to the power n dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1, ठीक है ये चीज। तो ये हो गया माइनस हाफ, और अभी ये किए हैं तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, बट यहां पे कॉस एक्स नहीं है कॉस 2x है, तो हो जाएगा लीनियर में ही है ना, तो साइन 2x, बट डिनोमिनेटर में 2 और आ गया, लास्ट में कांस्टेंट लगा देंगे, यही आंसर हो गया। अगर लिमिट दिया हो तो लिमिट लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों। अब यहां पे भी ये हो जाएगा तो इसका भी रिजल्ट अकॉर्डिंगली आ जाएगा, आप लोग ऐसे ही कर लोगे, तो सेम चीज रहना है, बस यहां पे बीच में प्लस आ जाएगा, तो बस ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक वैरायटी है जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट की जगह में बस एक चेंज हुआ है कि x की जगह x का एक लीनियर फंक्शन डाल दिया है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख सकते। एकदम याद रखना है, ये बहुत इसका यूज आएगा, ठीक है, इसको एकदम ध्यान रखना है कि बहुत जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस में यूज हो रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इसमें कई बच्चे जब क्वेश्चन में आता है तो फंस सकते हैं, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं। जैसे देखो बेटा ये दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस डी, ये इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको आप ऐसे बना सकते हो ना, x प्लस डी माइनस डी अपॉन एक्स प्लस डी। कोई चेंज आया क्या? x अपॉन एक्स प्लस डी, इसको इंटीग्रेट करना था तो x प्लस डी और माइनस डी, है ना। इसको ध्यान रखना बस थोड़ा सा, अगर कभी क्वेश्चन में मिल गया तो आसान सा है ये, x प्लस डी माइनस डी कर दिया ऐसे। अब ये सब ना जब मैथ्स में आप पढ़ोगे तो खूब प्रैक्टिस करोगे, उसका तो आपको सब बहुत आसान लगेगा। अभी आप जस्ट ये इस चैप्टर में आप जब फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो कुछ बेसिक चीजें जो जरूरत पड़ेंगी बस उसी पे मैं फोकस करता हूं। तो ये बेटा क्या बन गया, इसको एक साथ ले लो x प्लस डी अपॉन एक्स प्लस डी, तो ये बन गया 1 माइनस डी के साथ ले लो तो d अपॉन एक्स प्लस डी, ठीक है, dx। अब ये बढ़ गया इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल d अपॉन एक्स प्लस डी dx। d कांस्टेंट है यहां पे, कोई d जो है d इज अ कांस्टेंट, है ना। तो इस d और इस d को ऐसा मत करना कि कुछ बच्चे इस d और इस d को काट दें। ये dx एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, वो इंटरवल जो हम लोग पहले बात किए थे, x का इंटरवल छोटा सा dx जो था, है ना, वो ये, और मतलब d इंटू एक्स नहीं है, ये dx एक है, तो इस d से काट नहीं देना, है ना। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, बड़े गलती कर देते हैं ये। नहीं, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको a कर देता हूं, है ना, तो सब जगह a। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। ये a कांस्टेंट हो गया, a जो है एक कांस्टेंट है। अब देखो क्या हो गया, इसका इंटीग्रल करना है, 1 को हम लोग क्या लिख दिया, x टू पावर 0, तो ये हो गया x टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल में 1 अपॉन एक्स प्लस a है, तो अभी किए 1 अपॉन एक्स dx होता तो क्या हो जाता है, ln x हो जाता, तो 1 अपॉन एक्स की जगह लीनियर दिया हुआ है तो वही होगा ln x प्लस a, और डिनोमिनेटर में x का जो मल्टीपल है, तो मल्टीपल कितना है, 1 है ना, 1 इंटू एक्स था यहां पे, तो ये कर दिया और प्लस लास्ट में कांस्टेंट लगा दिया, दिस इज द आंसर। तो इसको ध्यान रखेंगे इस टाइप का, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो टेक्निक हम लोग को। अब तो एक दूसरी वैरायटी मैं लिखने जा रहा हूं, दूसरा एक वैरायटी जो है वो टाइप 2, और टाइप के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। अब आप नोटिस करना, मैं कुछ चीजें लिखूंगा, आप नोटिस करना कि क्या कॉमन है सब में, ठीक है। तो जैसे मैं एक इंटीग्रेशन ऐसे डाल रहा हूं, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx। अब देख रहे हैं बड़ा सा इंटीग्रेशन देखने में लग रहा है ना, अभी हम लोग ग्रेजुअली स्टार्ट करते हुए आए थे, बड़ा सा देखने में लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। एक क्वेश्चन ये, दूसरा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx, ठीक है। अब ये भी देखने में थोड़ा सा लग रहा है इतना बड़ा सा सर ने दे दिया, कैसे होगा ये, और दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये दिया हुआ है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स ln x dx, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दे दिया जाए, चलिए, इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 10 dx। अब देखो चारों जो मैंने दिया है ना क्वेश्चन, इसमें एक बात कॉमन है, एक बात कॉमन है, आप लोग पकड़ो क्या कॉमन है इसमें। ये एक वैरायटी है ना, टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन जो है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के भी मिल सकते हैं आपको, हालांकि कम मिलेंगे, बट अगर मिलते हैं तो आप जानते रहो। इसमें एक चीज कॉमन है, आप देखो क्या कॉमन है।
देखो कॉमन क्या है, अगर नोटिस किया जाए, आप में से कई लोगों ने पकड़ लिया होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो आने वाला है 2x प्लस 3। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। यहां पे भी देखो, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो sin x प्लस cos x को, तो यह आ जाएगा cos x माइनस sin x जो न्यूमरेटर में है। यहां पे देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर में ln x है उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1/x आएगा, तो यहां पे 1/x ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, बात तो वही थी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है। यहां पे देखें e टू पावर x प्लस 10 जो है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो e टू पावर x प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन e टू पावर x आने वाला है जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। अब सारे में ये चीज है, तो ये एक वैरायटी डिस्कस करें, तो ये बड़ा एक फिर आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। कैसे हम लोग बेटा इसमें पुट कर देते हैं। अब देखो हम लोग को इंटीग्रेशन में करना क्या है, अभी क्या ये जो क्वेश्चंस आपके सामने क्या वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में है? तो नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में नहीं है आपके सामने। तो आप क्या करोगे, अब इसको ऐसे एक वेरिएबल चेंज करोगे जिससे वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो डिनोमिनेटर में उसको आप मान लो पुट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू t। अब देखो इससे क्या फायदा होने जा रहा है, कैसे ये आसान क्वेश्चन बनेगा। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूं मैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि मुझे dx एंड dt को रिलेट करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो गया 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू डी टी। तो 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू डी टी। अब देख रहे हो ये कन्वर्ट होकर कितना छोटा सा एक्सप्रेशन बनने वाला है। इसलिए जो i इंटीग्रेशन है, ये i वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको मैंने t माना है तो 1/t, और ये पूरा चीज जो मिलके क्या है dt है, तो dt। सिंपल सा हो गया ना, 1/t dt। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ln t। स्टैंडर्ड रिजल्ट 1/x dx इज ln x, तो 1/t dt इज ln t प्लस कांस्टेंट। अब t की जगह वापस x के फॉर्म में रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से मैं देख के सीधे क्या आंसर बता सकता हूं क्या, कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ln sin x प्लस cos x, ये आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, कैसे, चलो एक और मैं सॉल्व कर देता हूं। अब इसमें क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको t पुट कर लूंगा, पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि मुझे dx एंड dt को रिलेट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, अब यहां से हो गया ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये बना, और इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा कम स्टेप में आप लिख लोगे। अभी तो मैं एक एक चीज़ समझाना है, थोड़ा सा 2 स्टेप को अगर नहीं लिखूंगा तो आप कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि ये कैसे हुआ। तो ये आ गया। अब देखो न्यूमरेटर में जो चीज़ पड़ा है cos x माइनस साइन एक्स और उसका dx, ये चीज़ जो है पूरा dt के बराबर है, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर में ये dt अपॉन t, मतलब 1/t dt है ना, तो 1/t dt ये बन जाएगा। और इसका रिजल्ट आपको पता है ln t स्टैंड। अब ये देख रहे हो वेरिएबल चेंज हुआ तो अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आ गया, तो ln t प्लस कांस्टेंट। अब t को वापस रख दो, t को जो माने थे, क्या माने थे, t किसको माने थे, sin x प्लस cos x, ये आ गया प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। तो देख लो ये आसान हो गया ना इस टाइप का, कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तब ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब जैसे इसका आंसर अब क्या आएगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको अगर t मान लेंगे तो 1/t और 1/x dx जो है dt बन जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ln ऑफ ln x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देने में ये हम लोग को दिया गया x 0 नहीं है, नहीं तो फिर डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ये फंक्शन। ठीक है, तो ये दिया रहेगा, तो इसका आंसर प्लस ये आंसर।
ठीक है। इसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाले क्वेश्चन का, इसको t मान लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करके e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो 1/t dt मतलब ये आ जाएगा ln e टू द पावर x प्लस 10 प्लस सम कांस्टेंट। ये आंसर हो गया। तो एक ये सेकंड वैरायटी हमने डिस्कस कर लिया। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वगैरह कुछ रूल्स हमने पढ़ लिया, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जाना, फिर रूल्स पढ़ा हमने, कुछ बेसिक क्वेश्चंस एग्जांपल्स किए, फिर हमने दो वैरायटी जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो मैंने डिस्कस कर दिया। देखो इतने से इंटीग्रेशन से आपका काम अच्छा चल जाएगा पूरा 11th में, और जो है फिजिक्स में कहीं पे इससे आगे कुछ चीज़ें शायद ही ऐसा कुछ आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो अब जो है कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन अब ये करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने एससी वर्मा बुक से किया है, और क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, द चेंज इन अ फंक्शन ऑफ y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज दिस। तो dy बाई dx दिया हुआ x स्क्वायर है, फाइंड क्या करना है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखो ये हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन हम लोग को दिया क्या गया है, हम लोग को दिया गया है कि y एंड x जो है वो इस ढंग से रिलेटेड है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो y dy को एक साइड रखते हैं और x स्क्वायर की साइड में dx को ले जाते हैं। ठीक है, तो इधर y का फंक्शन, इधर x का फंक्शन। y का फंक्शन मतलब ये 1 dy है, जिसको हम लोग y टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो ये इंटीग्रेट कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू dy, dy मतलब 1 dy है ना। अभी मैं देखो इतनी बार बोल चुका, अब तो बच्चों को याद हो गया होगा। 1 dy मतलब ये हो जाएगा y टू द पावर 0 dy। ठीक है, तो ये आ गया y टू द पावर 0 मतलब y टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो ये केवल y हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब एक्स क्यूब बाई 3, और एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, बस सिंपल सा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन अगर लें कि फॉर अ पार्टिकल, फिजिक्स का क्वेश्चन ले रहे हैं ना, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन has acceleration as a function of time as a is equal to 5t plus 2। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, चेंज हो रहा है। Then find the velocity at instant t is equal to 2 seconds। ठीक है, तो या फिर पहले कह सकते हैं velocity as a function of time, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग से पूछा गया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है कि टाइम के साथ स्पीड वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर काइनेमेटिक्स का है, तो काइनेमेटिक्स में भी डिस्कशन होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बताया है तो उसका थोड़ा सा यूज बता दें, फिजिक्स में कैसे आ रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो इसके बाद और भी पूछा जा सकता है कि also find velocity at t is equal to 2 seconds। also find नहीं कह सकते, लिखना चाहिए hence, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी फाइंड कर लिया velocity as a function of time, तो बस आप टाइम की जो भी वैल्यू डालोगे उस टाइम पे velocity आ जाएगी। तो hence find velocity at t is equal to 2 second। ठीक है, ये पहला पार्ट, और चाहो तो इसी में और दूसरा पार्ट भी पूछ देता हूं कि find position as a function of time if
पार्टिकल started from origin at t is equal to 0। ठीक है, तो पोजीशन भी बताना है कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। ठीक है, और किसी टाइम पे हेंस फाइंड द पोजीशन, एट t is equal to 2 सेकेंड। अब देखो ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन तुम्हारे सामने अगर आ गया, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बताना है इसमें। अच्छा, यहां पे एक चीज दिया हुआ है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस एंड द वेलोसिटी, ये बताना है, और क्वेश्चन में दिया गया है इफ एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया था इसने। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इंटीग्रेशन वगैरह यूज हो रहा है। अब जैसे कई बच्चों को पता होता है कि एक्सेलरेशन जो है हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं पता है तो काइनेमेटिक्स में पता चलेगा, तब तक के लिए आप इसको याद रख लो कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन है, और किस रेट से चेंज हो रही है इंस्टेंटेनियस रेट, किसी एक इंस्टेंट पे किस रेट से चेंज हो रही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, है ना हम लोग। अब यहां पे हम लोगों को देखो क्या होता, वेलोसिटी दिया होता और एक्सेलरेशन पूछता, तब तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन रहता और एक्सेलरेशन किसी टाइम पे पूछा, तब तो मैं डिफरेंशिएट कर देता बड़े आराम से। बट यहां पे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया, ये दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और v पूछा गया, v नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे, v हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो dv इज इक्वल टू a dt ऐसे कर देंगे। ठीक है, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन डाल देंगे। तो a क्या टाइम का फंक्शन है, वो फंक्शन है 5t प्लस 2 दिस dt। ठीक है, ये हो गया। और अब इसमें अगर लिमिट डालें कि t जब 0 है, इधर टाइम की लिमिट t 0 है, तो यहां पे वेलोसिटी की लिमिट, वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल टाइम पे 0 से स्टार्ट हुआ है, और हम लोगों को t इज इक्वल टू कोई एक जनरल टाइम पे वेलोसिटी पूछा है, लेट से वो वेलोसिटी है vt, ये पूछा गया है। ठीक है, किसी जनरल टाइम पे, तो जब यहाँ टाइम की लिमिट t आ गई, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी की लिमिट क्या आ गई, vt आ गई, तो इधर टाइम का फंक्शन बन गया, इधर वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। क्लियर है? तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो रिपीट कर रहा हूं, याद रहेगा। अगर मुझे वेलोसिटी दिया रहता और एक्सेलरेशन फाइंड करना होता, तब तो एक्सेलरेशन होता dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तब तो ये दिया रहता और ये निकालना होता, तो मैं डिफरेंशिएट करके मेरा ये आ जाता। अब उल्टा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी निकालना है, तो उस केस में क्या किया, इसको इधर ले गए एक्सेलरेशन के साइड में dt को, क्योंकि टाइम का फंक्शन है तो et dt, और इधर dv रहने दिया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब इधर एक्सेलरेशन का जो फंक्शन था वो डाल दिया, तो इधर टाइम का फंक्शन बन गया, एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन के तौर पे दिया हुआ था, तो टाइम का फंक्शन, और इधर वेलोसिटी का फंक्शन, इधर टाइम वेरी कर रहा है तो इधर वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो अब वो लिमिट डाल दिया कि इनिशियल टाइम t = 0 पे वेलोसिटी इधर वेरी कर रहा है, v0 था। फाइनल टाइम को भी हमने एक जनरल टाइम लिया हुआ है, जनरल टाइम पे वेलोसिटी लेट से vt हो गया मेरा, है ना, जो हमें निकालना है कि किसी टाइम पे vt कितना है। अब इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो देखो क्या हुआ, ये 1 dv है, कुछ भी नहीं है तो 1 dv, अब 1 dv है, 1 dv को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v⁻0, है ना, तो ये इसका भी खूब सारे इंटीग्रेशन अभी किए, तो v⁻0 का क्या हो जाएगा, v⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 मतलब v आ जाएगा। ठीक है ना, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1 dv, तो ये क्या लिख दोगे, v⁻0 dv, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। आप पढ़े हो, याद करने के लिए x⁴n dx इज x⁴n + 1 अपॉन n + 1, तो v⁻0 dv, तो v⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, यहाँ पे v के फंक्शन के तौर पे लिया हुआ है, तो ये v, तो यहाँ पे ये v हो गया और लिमिट 0 से vt। अब इसको इंटीग्रेट करें, अब इंटीग्रेशन सीख चुके हो, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t⁻1 है, तो ये हो जाएगा t⁻1 + 1 मतलब t² अपॉन 2, प्लस बीच में आ गया, रूल पढ़े थे,
और 2 का 2 dt, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल 1 dt हो गया, इंटीग्रल 1 dt। तो इंटीग्रल 1 dt को लिख दिया इंटीग्रल t to power 0 dt, तो ये हो गया t, तो ये हो गया 2t, ठीक है। और लिमिट डाल दिया 0 से लेके t। अब एक बार हायर लिमिट रख दीजिए इसमें, तो vt माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए तो 0। अब यहां पे एक बार हायर लिमिट रख दीजिए तो 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t माइनस 0 रख दीजिए लोअर लिमिट, इस जो रिजल्ट आया इसमें तो 0 प्लस 0। तो यहां से हम लोगों का फंक्शन आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, vt इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t। ये हमें निकालना था, देख रहे हो। अब इसमें अब पूछा गया कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये भी बताओ। तो बस जो भी टाइम पे पूछा गया है हमने तो एक जनरल टाइम पे निकाल लिया है, तो जिस भी टाइम पे पूछा वो टाइम की वैल्यू डाल दो तो हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 14 मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट्स में सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दिया था, टाइम का फंक्शन था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, तो हमने ये निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना, अब देखो काइनेमेटिक्स की चीज यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, बट ठीक एक तरीके से अच्छा भी है कि अभी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा और आपने यूज भी देख लिया, अच्छा इंटीग्रेशन कैसे फिजिक्स में यूज हो रहा है, ये भी क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने आ गया। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हमें पूछा गया था कि पोजीशन भी बताइए, पोजीशन भी बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब पोजीशन बताना है तो हम लोग को ये पता है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो केवल उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो जो भी वेलोसिटी है डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अगर x का वेरिएशन दिया होता और v पूछा होता तब तो डिफरेंशिएट कर देते। अभी हमने एक्सेलरेशन दिया था तो एक्सेलरेशन से v निकाल लिया, तो v हमको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है यहां पे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो x आने वाला है, तो यहां से क्या करेंगे dx इज इक्वल टू vt dt, ठीक है। तो vt dt इज vt का कितना फंक्शन आया है, क्या आया है 5t स्क्वायर बाई 2 यहां पे प्लस 2t दिस dt। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट डाल दो। जब यहां पे t 0 है तो क्वेश्चन में कहा गया था कि पार्टिकल ओरिजिन से शुरू कर रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। कोई जनरल टाइम जब t की वैल्यू पहुंचती है तो लेट से पोजीशन जो है xt हो जाता है, जो हमें निकालना है कि पोजीशन किसी टाइम पे कितना है, जनरल किसी टाइम पे क्या पोजीशन है वो निकालना है। बस अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, हो गया आंसर। अब फिर से रिपीट करो, बार बार बोल दिया इतनी बार तो याद हो गया होगा। dx है मतलब 1 dx है, 1 dx है मतलब x टू द पावर 0 dx है। अब x टू द पावर 0 मतलब x क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब x हो गया। लिमिट हो गया 0 से xt इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन किया 5/2 बाहर आ गया, t स्क्वायर dt, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 और नीचे भी 3 आ गया प्लस 2 t dt इज t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग गया 0 से t। यहां से अब हायर लिमिट रख दिया xt माइनस लोअर वैल्यू डाल दिया 0 इज इक्वल टू, इसमें भी हायर लिमिट जो कि वैल्यू t लिया हुआ हमने, तो 5/6 टी क्यूब। अच्छा यहां पे ना टी एक जनरल वैल्यू कोई बीच का है वो रखा हुआ है, तो दिस हो गया प्लस टी स्क्वायर, हायर वैल्यू डाल दिया माइनस लोअर वैल्यू डालेंगे तो 0 0, तो ये हो गया। अब यहां से पोजीशन का फंक्शन आ गया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पोजीशन मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, ये बन जा रहा है x एट t इज इक्वल टू, क्या बन जा रहा है 5/6 टी क्यूब माइनस या प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। तो किसी टाइम पे ये जो है पोजीशन बनने वाला है। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान रहेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये टी क्यूब बाई 3, हाँ सही किया हुआ है कैलकुलेशन, टी स्क्वायर बाई 2 2 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आ गया। अब हम लोग से ये भी पूछा गया था हेंस फाइंड पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे रख देते हैं 5/6 2 का क्यूब प्लस ये 2 का स्क्वायर।
तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 40/6, 40/6 को 20/3 प्लस 4, कैलकुलेशन कर लो बस, है ना। तो ये हो गया 12 तो ये 32/3 इतना मीटर्स। तो ये पोजीशन हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें कैसे इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है ये हमने देखा, ठीक है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन, ये भी मैंने एससी वर्मा बुक से पिक किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, dt ऑफ p इज दिस 10 + 2t। ये ऐसा यूनिट्स दिखा रखा है कि 10 न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड इंटू टाइम करेंगे तो फिर से न्यूटन में आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वैसे भी फोर्स के बराबर होता है, इसलिए देखो यूनिट इधर जो है फोर्स की बन रही है दोनों टर्म में। तो अब पूछा गया है इफ द मोमेंटम p इज 0 एट t = 0, t = 0 पर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू 0 है, तो 10 सेकंड पे क्या मोमेंटम की वैल्यू होगी। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 10 + 2t, है ना। मैं यूनिट्स को हटा दे रहा हूं, ऐसा यूनिट में दिया हम लोग को पता चल चुका है। अब हम लोग से मोमेंटम टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो उसका किस रेट से वैरी कर रहा है, टाइम के साथ मोमेंटम में वेरिएशन किस रेट से हो रहा है वो दिया हुआ है। मतलब किसी टाइम t पे क्या मोमेंटम का चेंज होने का रेट है वो ये दिया हुआ है। अब इससे हम लोग को मोमेंटम बताना है, तो क्या करें, dp = dt को t के साइड में ले जाते हैं, ऐसे ले गए, और दोनों साइड, इसका मतलब इधर टाइम का वैरी कर रहा है, इधर मोमेंटम वैरी कर रहा है। मतलब dp है तो आप इसको p⁻0 भी लिख सकते हो, है ना। p⁻0 क्या हो जाएगा 1, दोनों साइड, इधर मोमेंटम का फंक्शन हो गया, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो। अब इधर टाइम की लिमिट t0 हमने डाला, तो मोमेंटम कह रहा है 0 है, तो इधर मोमेंटम वैरी कर रहा है, तो मोमेंटम की लिमिट p इनिशियल क्या है 0 है। इसी तरह यहाँ पे जब फाइनल टाइम t = 10 सेकेंड होता है, तो 10 सेकेंड में पूछा गया है, तो हम लोग मोमेंटम की वैल्यू p फाइनल हमसे पूछी गई है, यहाँ पे डाल दिया। तो यहां से p⁻0 dp क्या बनेगा, p⁻0 dp जो बनेगा वो बन जाएगा p⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, मतलब केवल p, और लिमिट इसकी 0 से p फाइनल जो कि हमें निकालना है वो पड़ जाएगी, हमें निकालना है ये वैल्यू, इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो 10 का इंटीग्रेशन किया तो 10 तो बाहर आ गया, 10 dt है। अब देखो 10 dt, अभी मैं एक एक चीज लिख रहा हूं ताकि थोड़ी सी तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाए ये चीज। 10 dt मतलब 10 बाहर ले लिया, 1 dt को लिख दिया t⁻0 dt, तो हो जाएगा 10 t⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1। ध्यान रखना बच्चों, तो केवल 10t हो गया प्लस 2t dt, तो 2 बाहर आ गया, t dt क्या हो जाएगा t² हो गया, तो 2 और 2 तो कट जाएगा फिर, और लिमिट हो गया 0 से 10। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये चीज बन जा रही है क्या, ये चीज बन जा रहा है, एक बार हायर लिमिट डाल दो तो p फाइनल माइनस, एक बार लोअर लिमिट डाल दो इसमें तो 0 इज इक्वल टू, इसमें एक बार हायर लिमिट डालो तो 10 इंटू t की वैल्यू 10 डाल दिया, प्लस 10 का स्क्वायर ये पड़ा, माइनस लोअर लिमिट अब इन दोनों में डाल दिया तो 0 0, तो 0 + 0 हो गया। तो यहां से p फाइनल जो 10 सेकेंड का पूछा गया था वो कैलकुलेट हो गया, 100 + 100 मतलब 200, और जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन सेकेंड हो जाएगी। तो 10 सेकेंड पे मोमेंटम की वैल्यू आ गई। तो देख रहे हो ये भी एक फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो कैसे इंटीग्रेशन का यूज हुआ जो हमने पढ़ा वो निकल गया इसमें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एरिया निकालने वाला, हालांकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप को, बट एक लिया जाए ऐसा क्वेश्चन भी जिसमें एरिया निकालने की बात होगी। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस जो है एक बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करना है ये सब समझ लिया, अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए जिससे चीज़ें माइंड में एकदम कंसोलिडेट हो जाए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे जो हम लोग इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स में यहाँ पे यूज़ होना है, इस तरीके से यूज़ होना है। तो अब जो आज का सेशन जो ये बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर देख रहे होंगे ना, तो अब इसके बाद जैसे जो जैसे डिफरेंशिएशन डिस्कस किया, अब इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ, और एक सेशन में मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर दूंगा।
तो जो बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में अप्लाई होता है, अगर वो जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी अगर देख लें और ये प्रैक्टिस कर लें, तब उनको आगे जो है फिजिक्स में जब जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा कोई डर नहीं रह जाएगा। बेसिकली इस डर की वजह से ही मैक्सिमम मैंने देखा है जो मेडिकल की तैयारी करते हैं वो फिजिक्स से भागते हैं, वो याद कर रहे होते हैं। याद नहीं करना है, बेसिक अगर हमने देख लिया कि अच्छा ये चीज़ बेसिक मैथमेटिक्स आते ही उनको लगता है ये चीज़ तो हमने पढ़ाई नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इन कैलकुलस मैथ्स में है ये तो उससे डरना नहीं। बस इस सेशन को अटेंड करके उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें, है ना। तो बस एक मेंटल होता है कि हम डर जाते हैं चीज़ों से। एक एक क्लास है, देखो 1-1.5 घंटे का सेशन हो रहा है, 1.5 घंटे का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब, बस इसको कर लिया, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, बस चीज़ें ईजी हो गई। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं एरिया पे बेस्ड, जिसमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं ना कि एक कर्व शो किया गया, ये कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बिटवीन 0 to 3, तो 0 से 3 तक का जो ये शेडेड एरिया अंडर दिस कर्व है, एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है, वो एरिया बताना है। अब कई लोगों को पता होगा, हो सकता है कई बच्चों को अभी नहीं भी पता। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना बेटा, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला, ध्यान रखना। अब देखो नई नई चीजें मिलती रहेंगी ऐसे, है ना। कई पैराबोला अभी आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, कोनिक सेक्शंस में, कोऑर्डिनेट में, तो उसमें पैराबोला पढ़ोगे, इलिप्स पढ़ोगे, सर्कल पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, सारा कुछ डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी के लिए जानते हैं थोड़ा बहुत, इसमें तो हालांकि ग्राफ बना के दे दिया गया है। तो ये पैराबोला का ग्राफ अगर आप कुछ वैल्यूज रख के भी देखो ना, तो x इक्वल टू 0 पे y क्या आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू 2 पे y क्या आ जाएगा 4, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 पे अगर रखेंगे तो -2 पे भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये वैल्यू। तो इस या ये मैंने बड़ा इंटरवल ले लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो 2 पे ये 4 और इधर -2 पे भी क्या होगा 4। तो इसको बेसिकली ये बताने का मतलब कि इसका ग्राफ जब प्लॉट करते हो ना तो वो ऐसा आता है, ठीक है। अब आपको जो दिया गया है केवल ये वाला पोर्शन नहीं दिया गया, केवल आगे पॉजिटिव एक्स वाला पोर्शन दिया हुआ है कि एक ऐसा। तो ये जो है पैराबोला बनता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पैराबोला इसका शेप कुछ इस टाइप से आ रहा है। मैंने हल्का फुल्का भी बता रहा हूँ, मुझे भी अभी ये इस सेशन को जो अटेंड कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि जस्ट जो 11th में आते हैं वही बच्चे इसको देख रहे होंगे, तो हो सकता है इतनी सारी चीज़ें नहीं पता हो, बट हर कुछ नया नया टर्म अगर आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आप सीखते चलोगे तो कहीं ना कहीं नॉलेज इनहांसमेंट ही हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको एडवांस में पता चल रही हैं। तो ये पैराबोला इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं पैराबोला। तो ये जो शेप है वो पैराबोलिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे है, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका जो है ऐसा शेप आता है। ये आप लोग इनफैक्ट 11th में मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर होता है, तो उसमें आप पढ़ते तो ये मैथ्स वाले सर बता चुके होते हैं, कई बच्चों को पता भी होता है। अब इसमें ये एरिया निकालना है। अब हम लोग पढ़े थे कि जो इंटीग्रल y dx होगा वही ये एरिया होगा, एरिया अंडर yx ग्राफ। और इसमें हमें कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, yx ग्राफ के नीचे का 0 से 3, ये लिमिट चाहिए। तो हम लोग को जो एरिया रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एरिया जो पूछा गया है वो हो जाएगा इंटीग्रल y dx, लेकिन लिमिट x 0 से लेके x 3 तक, बस यही करना है, बस हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रल y जो है वो x स्क्वायर है dx, और x की वैल्यू 0 से 3 तक। तो इसकी लिमिट x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x to the power 2 + 1 मतलब x पावर 3/3, और लिमिट हो गया 0 से 3। तो ये हो गया 3 का क्यूब हायर लिमिटर का, तो 3 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3, तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। और अगर सब SI यूनिट्स में है तो 9 मीटर स्क्वायर बोल देंगे, ये एरिया हो गया आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और पहले ही हम लोगों ने एक ऐसा एरिया वाला क्वेश्चन शुरू में भी लिया था, सेशन के शुरू में, जिसमें साइन एक्स y इक्वल टू साइन एक्स था, उसमें एरिया निकलवाया था। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं,
है ना, जैसे ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5। अब कह रहे हैं कि ये जो है y x के साथ ऐसे वैरी कर रहा है। अब इसका ग्राफ हो सकता है, देखो तुमको अभी नहीं आ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक बनेगा, ग्राफ पैराबोला बनेगा। तो अब निकालना है कि फाइंड एरिया अंडर yx ग्राफ विद इन लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3 मीटर्स। ये बताना है, x इज इक्वल टू 3 मीटर ने से वैल्यू जो भी है 3। अब इसमें एरिया क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। अब देखो बस प्रैक्टिस हो रही है, सब अब जान गए, आप सीख चुके हो। तो क्या हो जाएगा, एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बनेगा y dx और लिमिट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 तक। ठीक है, तो y जो है वो x का फंक्शन दिया हुआ है, ये 3x² माइनस 2x प्लस 5 dx और ये हो गया 0 से x3 तक। बस अब इंटीग्रेशन आता रहेगा, लिमिट रख दोगे, हो गया, एरिया निकल गया। तो चलिए कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3 बाहर आ गया, x² dx मतलब x³ 3 माइनस, अब 2x को डिफरेंट इंटीग्रेट किया तो 2 बाहर आ गया, x dx मतलब x² 2 प्लस 5 dx बनेगा थर्ड टर्म, 5 बाहर आ गया, 1 dx मतलब x⁻0 dx। तो उसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 मतलब x। ठीक है, प्लस एक कोई कांस्टेंट लगा दो और लिमिट। अच्छा देखो, जब लिमिट है तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि कांस्टेंट लगाओगे तो भी एक बार हायर लिमिट रखना, माइनस करके लोअर लिमिट रखने में c कट जाने वाला है। तो चाहो तो आप मत भी लिखो, बस अब ये वैल्यूज डाल दो और बस ये सॉल्व हो गया। तो अब क्या करोगे, अब इसमें 3 हायर लिमिट रखा तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, x की वैल्यू 3 डाला हायर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 0 रखा तो सब ये सारे टर्म फिर 0 0 0 है। ठीक है, बस अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना जा रहा है, 3 के पावर 3 27 हो गया, 27 में से 9 गया कितना 18 हो गया, 18 में फिर 15 ऐड हो गया तो 33। तो ये एरिया 33 जो भी यूनिट होगा उस यूनिट में आंसर हो गया ये। ठीक है, अब ठीक है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन चलिए लास्ट में और डिस्कस कर देता हूं। अब जैसे बच्चों देखो ये है लास्ट क्वेश्चन है ना, बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं। अब जैसे देखो दिया हुआ है ऐसा कुछ फंक्शन है, अब इसी बहाने तुमको बहुत सारे फंक्शंस पता होंगे। वैसे मैथ्स में ना बेसिक फंक्शंस तुम लोगों को जानना चाहिए बच्चों को कि log x का कैसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का ग्राफ कैसा होगा, e⁻−x का ग्राफ कैसा होगा। सपोज ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है फाइंड द एरिया अंडर yx ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन 0, है ना ये। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये थोड़ा सा अगर जानते रहोगे तो फिर कर पाओगे आप। इसका ग्राफ e⁻x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो e⁻−0 मतलब 1/e⁻0 एंड किसी भी पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू 1/1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1। और अब x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो e⁻∞ बहुत लार्ज वैल्यू, तो 1/e⁻∞। और किसी भी पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब इंफिनिटी आ जाएगा, और 1/∞ टेंडिंग टू 0। तो इसका ग्राफ देखो ध्यान रखना ये ऐसे बनता है बच्चों, x की वैल्यू बड़ी होते पे ये एकदम 0 की तरफ टेंड करता चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ। अब हम लोग से यही पूछा गया है कि ये एरिया बताना है, शेडेड ये एरिया, इसके नीचे का एरिया कितना होगा।
दिस एरिया पूरा, मतलब x आगे, मतलब इंफिनिटी तक के लिए बात कर रहा है, जहां पे जाके y की वैल्यू 0 होनी है। तो ठीक है, अगर ये पता चल गया है तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो एरिया जो रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रल y dx, और पूरा कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। तो e टू द पावर माइनस x ये दिया हुआ है, dx 0 से इंफिनिटी तक। अब e टू द पावर माइनस एक्स dx, अब देखो पढ़े थे हम लोग, e टू द पावर x dx तो स्टैंडर्ड रिजल्ट e टू द पावर x है, बट e टू द पावर माइनस x है, मतलब ये लीनियर हो गया कुछ इस टाइप से, e टू द पावर माइनस 1x प्लस कुछ दूसरी वैल्यू 2 होती। तो इस टाइप का हम लोग एक वैरायटी टाइप 1 में डिस्कशन किए हैं ना, ध्यान होगा, अभी इसी सेशन में डिस्कस किए हैं ऐसे वाला कि e टू द पावर कुछ ऐसे है माइनस एक्स प्लस 5, कुछ इस टाइप से चीजें हो तो क्या करेंगे। तो अगर ये ध्यान है तो लीनियर में ही है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में -1, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा और लिमिट इसमें 0 से इंफिनिटी पड़ जाएगी। तो बस ये आ गया e टू द पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन -1, माइनस में e टू द पावर -0 अपॉन -1। एक बार हायर लिमिट रख दिया, फिर एक बार लोअर लिमिट रख दिया। अब देखो वैल्यू क्या आ रही है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, तो 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी इज 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये तो 0 बन जाएगा। तो दिस इज 0 पहला टर्म, ये वाला। दूसरा टर्म जो है माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और e टू द पावर -0 मतलब ये 1 आ गया। e टू द पावर -0 मतलब 1 अपॉन e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 इज 1, तो 1/1। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो इसका आंसर 1 यूनिट हो गया। तो ये एरिया बन गया। ठीक है, चलो तो बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। पहले हमने स्टार्ट किया इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, और फिर हम लोगों ने बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो देखे क्या है, उनको ध्यान रखना, याद रखना आप लोगों को। और फिर हमने रूल्स पढ़ा कि इंटीग्रेशन करने के जो कुछ रूल्स हैं वो हमने देखा, और फिर कुछ हमने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किया, और फिर फाइनली जो हम लोग लास्ट में एप्लीकेशन, फिजिक्स में कैसे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आ रहा है, तो वो हमने काफ़ी लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि जिन बच्चों ने भी ये सेशन पूरा देखा होगा, अब उनको इंटीग्रेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट मतलब फिजिक्स में कैसे यूज होता है इंटीग्रेशन, और बेसिक इंटीग्रेशन अब करना आ जाएगा। तो ठीक है, जैसा भी होगा मतलब आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए। जो है आपको अगर कहीं कोई दिक्कत है, नहीं कोई पॉइंट समझ में आया, तो भी आप जो है कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। बट काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ है, काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैक्सिमा मिनिमा हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो है जो भी फिजिक्स में जहाँ पे भी मैथ्स वाली चीज़ आती है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। बच्चों हम लोग काफ़ी कुछ अब डिस्कशन कर चुके हैं, तो हमने पूरा जो है इंटीग्रेशन, ये जो हमारा 1.5 घंटे का सेशन होगा अराउंड बन गया होगा। तो इसमें हमने स्टार्ट इंटीग्रेशन क्या है पहले ये समझा, और इसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने देखा जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर कुछ रूल्स हमने समझे कि जिनको इंटीग्रेशन करने में क्या क्या कुछ रूल्स हैं वो हमने समझा, और फिर जो है हमने लास्ट में काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया, जिससे कि फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन कैसे यूज़ हो रहा है वो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जिन बच्चों ने भी ये सेशन अटेंड किया है, जो लोग भी ये वीडियो पूरा देखे हैं, उनको अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। अब वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब इंटीग्रेशन अगर कहीं फिजिक्स में यूज़ होता है तो वो कर लेंगे और उनको समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट वाले इंटीग्रेशन फिजिक्स में आएंगे नहीं, मेनली इजी वाले इंटीग्रेशन ही आते हैं। जितना हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया इससे काम हो जाएगा अगर आपने अच्छे से समझाया, और थोड़ा सा बस इसकी जरूरत पड़ती थी कि इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे होता है फिजिक्स में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस कर दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो
ठीक है, अब एक सेशन बस और मैक्सिमम मिनिमा जो है वो कैलकुलस का एक पार्ट है जो फिजिक्स में यूज होगा, वो भी बता दूंगा एक सेशन में। फिर जहां पे भी मैथ्स वाला पोर्शन फिजिक्स में आता है वो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका जो भी रिमार्क है आप कमेंट में लिखिए, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं। ठीक है, और अगर आपको सब कुछ समझ में अच्छा लगा तो भी आप जो है मैं कहूँगा कि आप एक बार बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया है, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ जो मेरा एफर्ट था कितना फ्रूटफुल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।